साथियों नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आज मैं फिर आपके सामने एक महान व्यक्तित्व की कहानी लेकर उपस्थित हूँ। इसी तरह से कल भी हम किसी अन्य महापुरुष की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तो मैं आपको एक ऐसे देश के महान सपूत की कहानी बताता हूँ जिन्होंने तमाम सुख सुविधाओं में जन्म लिया, जिनका परिवार एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहाँ सारी संपन्नताएं थी, सब कुछ अवेलेबल था, पैसे थे, पदवी थी। उनके पिताजी जाने माने व्यापारी थे, जानकीनाथ बोस, और उनकी माता प्रभावती देवी थी। उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छे कॉलेजेस में हुई। कॉलेज में भी वो भारतीयों पर अत्याचार होते थे, उनको सहन नहीं कर पाते थे। उसकी वजह से उनका रिस्ट्रिक्शन भी हुआ। वो इंग्लैंड गए, आईसीएस की परीक्षा पास की। आईसीएस में उन्होंने 4th रैंक प्राप्त की और उनका एक ऐसी प्रेस्टिजियस सर्विस में चयन हुआ जिसका लाखों लोगों का सपना होता है। उस सर्विस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और देश सेवा के लिए वो वापस भारत आ गए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं भारत माता की सेवा करूंगा। साथियों, जब वो भारत वापस आए तो उन्हें अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ से वो अपनी देश सेवा शुरू करते हैं। कोलकाता अधिवेशन हुआ। उस कोलकाता अधिवेशन में नेहरू जी ने अध्यक्षता की। उन्होंने एक ऐसी अपनी स्वयंसेवी टुकड़ी बनाई जो पूरी यूनिफॉर्म में थी। उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी को उस टुकड़ी द्वारा सलामी दिलाई, लेकिन गांधी जी ने उस समय कहा कि सुभाष, इस तरह की बंदरों की फौज लाने की कहाँ जरूरत थी। साथियों समझिए, एक युवा लीडर जो उभरता हुआ लीडर था, उसको इस तरह से हतोत्साहित किया जाए तो उसके मन पे क्या बीतती है। लेकिन उन्होंने उसका बुरा नहीं माना। वो गांधी जी का हमेशा सम्मान करते थे। वो कई बार उनको जेल जाना पड़ा। उसी दौरान अधिवेशन के बाद उनको जेल में डाल दिया गया और फिर वो जेल से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव में जीत गए। उनकी रेपुटेशन युवाओं में इतनी ज़्यादा थी, युवा उनके एक आवाज़ पे मरते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा युवाओं का आह्वान किया और युवा हमेशा उनके साथ थे। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उस अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि हमें सेना व संगठन बनाने की जरूरत है। तो ये बात गांधी जी को जमी नहीं, क्योंकि वो तो अहिंसा के पुजारी थे। वो सोचते थे कि जब सेना बनेगी तो हिंसा होगी और हिंसा उनको पसंद नहीं थी। तो उन्होंने कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। जब 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो गांधी जी ने बोल दिया कि यदि सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं तो ये मेरी पर्सनल हार होगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ना उचित समझा और गांधी जी खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने पटाभी सीतारमैया को वो चुनाव लड़ाया और उस चुनाव में गांधी जी का जो प्रतिनिधि था सीतारमैया जी, वो 207 वोटों से हार गए। तो गांधी जी ने जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनसे इस्तीफे के लिए बोला, तो 14 में से 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। कार्यकारिणी बिखर गई। आखिर में सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया और गांधी जी के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। वो गांधी जी को बहुत आदर देते थे। कभी भी वो कहते थे कि हमारे दोनों का रास्ता एक ही है, हमारे बीच में विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। 1939 में जो विनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1939 में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। सुभाष जी को कई बार मांडले जेल भेज दिया गया था, जहां बहुत बुरी जेल थी वो,
वो उस तरह वहाँ एक चिड़ियाघर में जैसे लोगों जानवरों को रखा जाता है उस तरह से लोगों को वहाँ रखा जाता था। वहाँ मच्छर मक्खियाँ इतनी थी कि सुभाष जी वहाँ बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन फिर वो 1933 से 1936 के बीच में उन्होंने यूरोप के वहाँ उन्होंने यूरोप का भ्रमण किया। उन्होंने आज़ादी की एक समझ उनमें विकसित हुई कि किस तरह से देश को आज़ाद कराना है। तो इस तरह से, और उसी दौरान उन्होंने एक वहाँ एमलिल नाम की लड़की थी, उससे उन्होंने विवाह का भी प्रस्ताव रखा। उसके बाद उनकी शादी हुई और उनके बच्ची भी हुई। साथियों, 1941 में बहुत ज़्यादा जब विश्व युद्ध के किनारे पे दुनिया खड़ी थी, तो 1941 में बहुत से लीडर्स को रिहा किया गया। उनमें सुभाष जी को भी जेल से रिहा कर दिया गया। और रिहा करने के बाद वो उनको कुछ दिन तक जेल में अपने घर में ही नज़रबंद किया गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नज़रबंद नहीं रहे और वो कैसे न कैसे करके वहाँ से भाग करके पेशावर होते हुए काबुल पहुँचे और वहाँ से वो बर्लिन पहुँचे। और बर्लिन में उन्होंने युद्धबंदी जो कैदी थे उनसे बात की। उन्होंने वो भारतीय ही थे, इसलिए भारत के पक्ष में आने के लिए उनको तैयार किया। हिटलर ने उनकी ज़्यादा मदद तो नहीं की, लेकिन उनको जापान पहुंचाने में मदद की। वो बोट से वहाँ से होते हुए मेडागास्कर पहुँचे और मेडागास्कर से उनको जापान पहुँचा गया। जापान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सुभाष जी की बहुत मदद की और वहीं उन्होंने आईएनए का पुनर्गठन किया। पहले गठन हो चुका था आईएनए का, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आईएनए का पुनर्गठन किया और जापान की मदद से उन्होंने 70,000 लोगों की सेना तैयार कर ली, जितने भी युद्धबंदी थे, क्योंकि जापान उस टाइम जीत रहा था। और उन्होंने जो युद्धबंदी बना रखे थे ब्रिटेन के, जो करीब करीब भारत के ही लोग थे, तो उनको एक सेना, सुभाष जी ने एक सेना बना ली और सेना बना के वो अंडमान निकोबार द्वीप पे आगे वो जापानियों ने उनको सौंप दिया था। और वहाँ से उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। और जब आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा हो गई, जापानी उनकी मदद कर रहे थे और उसी समय उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी कि किस तरह से भारत की सरकार होगी, किस तरह से इकोनॉमी होगी, किस तरह से वो सरकार को चलाएंगे। ये सब बातें नेताजी के मन में थी और उन्होंने रंगून रेडियो से उन्होंने 6 जुलाई 1944 को एक भाषण दिया, उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए पहली बार राष्ट्रपिता की पदवी दी। नेताजी ही थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की पदवी दी और उनको कहीं ऐसा लगता था कि कहीं मैंने गांधी जी का अपमान तो नहीं किया, तो उसकी क्षतिपूर्ति उन्होंने कर दी। और रंगून रेडियो से उन्होंने उस समय देश को संबोधित किया। साथियों, उसके बाद वो इम्फाल के रास्ते गंगा के मैदान पहुंचना चाहते थे, लेकिन इम्फाल जब वो पहुंचे वहाँ से परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई। वर्ल्ड वार में जापान हारने लगा था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसा दिए थे, जापान हार रहा था। और कुछ परिस्थितियां इस तरह हुई कि ये 6 जुलाई की 1944 के बाद के आसपास 45 की बात है, तो वहाँ मानसून भी जल्दी आ गया। इस वजह से परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई और सुभाष जी ने जो 70,000 लोगों की आईएनए का गठन किया था उसको भंग करने की उन्होंने घोषणा कर दी। साथियों, ये कितना
कठिन पड़ रहा होगा कि देश को आज़ाद करने की जो उन्होंने रूपरेखा बनाई थी, जिस सेना के बल पे वो अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे, उसी सेना को उनको भंग करना पड़ा और उन्हें बाद में अपेक्षित सफलता नहीं मिली और इस तरह से ब्रिटेन की सेना हावी रही। और साथियों, फिर जापान ने मदद के रूप में कहा कि हम आपको फिर इम्फाल से जापान पहुंचा देते हैं। लेकिन 18 अगस्त 1945 को वो जब जापान जा रहे थे तो बीच में ताइवान में उनका प्लेन क्रैश हो गया और उस प्लेन में उनका देहांत हो गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उसके बाद कई कमीशन का गठन किया गया। 1999 में मुखर्जी कमीशन आया। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई ऐसी दुर्घटना ही नहीं हुई, तो नेताजी की जो मृत्यु है वो एक रहस्य बन गई। उस पर कई तरह के अटकलें लगाई जाती है। कई लोगों का मानना है कि वो कोलकाता आके गुमनाम बाबा के रूप में रहने लगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस का कद कितना बड़ा था। वो गांधी जी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्होंने जीता। उन्होंने आज़ाद हिंद सेना का गठन किया। पूरा देश उन पे विश्वास करता था। उनके एक आवाज़ पे पूरे युवा इकट्ठे होने को थे। तो साथियों, ये शॉर्ट में मैंने नेताजी की आपको कहानी सुनाई। उनके व्यक्तित्व को लेकर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो काफ़ी लंबे समय तक की जा सकती हैं, लेकिन इस देश के ऐसे सपूत को मैं सलाम करता हूँ जिनके कहने पे ब्रह्मा की माताओं ने ब्रह्मा में माताओं ने अपने बच्चे उनको दान कर दिए कि ये आपके लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्हीं का जो धुन है, उनके कदम कदम बढ़ाए जा, वो आज हम सुनते हैं। नेताजी बहुत ही विजनरी और बहुत ही उच्च कोटि के प्रशासनिक लीडर थे। उनका इस तरह से गुमनामी में एक असफल हो जाना और देश के इतिहास में उनको तवज्जो नहीं देना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।